नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन यादव और मैं आपका स्वागत करता हूं सचलक्ष्य ग्रुप के एक और चैनल सचलक्ष्य ग्रुप एकेडमिक्स में, जहां पर आपको एकेडमिक सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलती रहती है। फिलहाल आज की क्लास में हम बात करेंगे क्लास 11th की एनसीईआरटी की इकोनॉमिक्स का चैप्टर 5th। बट अगर हम यूनिट वाइज बात करें तो यूनिट 5th है ये, बट अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग चैप्टर की बात करें तो चैप्टर 2nd है ये, उपभोक्ता का व्यवहार और मांग। और यहाँ पर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसको यूनिट 5 बोला गया, बट मैं आपको बताना चाहूंगा अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स की अगर आप बुक उठाएंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र की तो यूनिट 2nd है ये। तो उस हिसाब से ये चैप्टर 2nd हुआ हमारा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं, बट उससे पहले दो चार बातें जो इंपॉर्टेंट है वीडियोस के बारे में वो मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहली बात तो ये कि ये जो चैप्टर है इसको मैं बाइलिंगुअल लैंग्वेज में करा रहा हूँ। ये वीडियो जो होगी दोनों ही लैंग्वेजेस हिंदी और इंग्लिश का मिक्स होगी, तो दोनों ही तरह के स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हिंदी और इंग्लिश मीडियम को इसको समझ पाएंगे। दूसरी बात, इस वीडियो में जो न्यूमेरिकल्स हैं, जो इस चैप्टर के अंदर आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगी, उसको मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो में आपको बना के दूंगा। फिलहाल इस चैप्टर में सिर्फ थ्योरी करेंगे। और थर्ड और लास्ट बात ये कि इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। पहले मैं आपको हल्का हल्का इंट्रोडक्शन दूंगा, बेसिक चीजें बताऊंगा और डिटेल में उसके बाद इन डेप्थ आपको समझाऊंगा। और उसके बाद भी अगर कोई दिक्कत रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा, वहां से भी आप चेक करके मेरे को टेलीग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, वहां से भी मैं आपको सपोर्ट दूंगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं उपभोक्ता व्यवहार और मांग का। ठीक है, तो उपभोक्ता व्यवहार और मांग जो है वो इन चीजों से जुड़ा हुआ, ये सारे फैक्टर्स हम देख रहे हैं, एक एक करके मैं आपको समझाता हूँ। उपभोक्ता व्यवहार के अंदर बोल रहा है मांग, तो मांग में दो चीजें आपको पढ़ने को मिलेंगी इस चैप्टर में, व्यक्तिगत मांग को प्रभावित करने वाले कारक और बाजार मांग को प्रभावित करने वाले कारक। फिर है आपका उपभोक्ता व्यवहार और मांग के अंदर मांग की लोच यानी कि कीमत लोच की बात कर रहा है, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को प्रभावित करने वाले कारक हैं, फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। फिर आपका उपयोगिता का सेक्शन है मांग के अंदर, जो उपभोक्ता व्यवहार और मांग का चैप्टर, इसके अंदर उपयोगिता का एक सेक्शन है जिसमें आपको उपभोक्ता का संतुलन यानी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कुल उपयोगिता यानी कि टोटल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी और हासमान सीमांत उपयोगिता यानी लॉस डेनिएशन मार्जिनल यूटिलिटी भी पढ़ने को मिलेगा। इसके बाद आपका एक सेक्शन है जहां पर हम अनादिमान वक्र यानी इंडिफरेंस कर्व के बारे में पढ़ेंगे, बजट सेट यानी बजट लाइन और बजट ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, बजट रेखा यानी बजट लाइन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें आपको इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेंगी, उपभोक्ता व्यवहार और मांग। तो उपभोक्ता का व्यवहार यानी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और मांग यानी कि डिमांड, ये चैप्टर का नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड। तो इस पूरे के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। हालांकि अगर आप टीआर जैन और वीके ओरी की बुक्स को अगर आप देखें तो इन्होंने इन चैप्टर्स को 2 से 3 सेक्शन में डिवाइड कर रखा है। एक है उपभोक्ता का व्यवहार, जिसमें कि आप कह सकते हो कि इन्होंने यूटिलिटी के थ्रू उपभोक्ता के व्यवहार को, यानी आप कह सकते हैं कि यूटिलिटी के माध्यम से उपयोगिता के माध्यम से समझाया है। उपयोगिता कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वन वन गुड्स एंड टू गुड्स के केस में। फिर आपका तटस्थता वक्र यानी कि अनादिमान वक्र के द्वारा यानी कि इंडिफरेंस कर्व के थ्रू उपयोगिता के थ्रू उपभोक्ता संतुलन समझाया है। और मांग का एक अलग पूरा चैप्टर है, ठीक है ना। तो ये ऐसे करके इन्होंने 2-3 चैप्टर्स में इसको बांटा हुआ है। तो आप एक तरीके से कह सकते हैं टीआर जैन, वीके ओरी या सीवी सदैव वगैरह की बुकें जो प्राइवेट बुक्स स्कूल में लगती हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं आपको 2 से 3 चैप्टर एक ही यूनिट में खत्म कराने वाला हूँ। तो अच्छी तरीके से देखिएगा। और अब हम चलते हैं डिटेल में एक एक चीज को समझने के लिए। तो स्मरणीय बिंदु यानी की पॉइंट दे रखा है। बोला उपभोक्ता यानी कंज्यूमर क्या होता है, तो बोला उपभोक्ता वह आर्थिक एजेंट है, यानी कि एक इकोनॉमिक आप कह सकते हो एजेंट है, जो कि अपने आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करता है। समझते हैं इस लाइन को थोड़ा डिटेल में एक एक चीज को। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बार बार इकोनॉमिक्स के हर चैप्टर में बोलता हूँ वो ये कि कॉन्सेप्ट को पकड़िए। वैसे तो हर सब्जेक्ट में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट पकड़ने के बाद, समझने के बाद आपको चैप्टर या वो सब्जेक्ट समझने में बहुत ईजी हो जाता है, आप कभी उस चीज को भूलते नहीं है। लेकिन इकोनॉमिक्स में ये चीज स्पेशली अप्लाई होती है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाएंगे तो आप कभी भी आंसर्स को अपने अकॉर्डिंग बनाकर नहीं लिख सकते हैं, आपको रट्टा ही मारना पड़ेगा, जो कि बच्चों को बहुत ज्यादा टिपिकल लगता है। इसी वजह से बोलते हैं इकोनॉमिक्स बहुत टफ पड़ती है, बट टफ नहीं है, आप कॉन्सेप्ट को नहीं पकड़ते इसलिए आपको टफ लगती है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इस एक लाइन में, ये जो पूरी एक लाइन होगी उपभोक्ता वाली, कंज्यूमर वाली, इसी में कितना बड़ा कॉन्सेप्ट है और कितना समझने की जरूरत है, जिसको मैं आपको अभी समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो स्मरणीय बिंदु की पॉइंट्स में बोल रहा है, पहली बात है उपभोक्ता। उपभोक्ता क्या होता है? कंज्यूमर। तो कंज्यूमर के लिए बोल रहा है कि वह आर्थिक एजेंट है, आर्थिक यानी इकोनॉमिक, यानी कि जो पैसे का लेन देन करता है, चीजों को खरीद बेच करता है, अर्थव्यवस्था में चीजों का लेन देन करता है। ठीक है, तो वह आर्थिक एजेंट है जो भी कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है, लाइक परचेज करता है चीजों को, वह एक उपभोक्ता है। लेकिन क्यों करता है उसका रीजन समझेंगे, जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, यानी अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए, ठीक है, अंतिम वस्तु, फाइनल गुड्स और सेवाओं, यानी कि फाइनल गुड्स और सर्विसेज का उपभोग करता है, यूज करता है। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं, उपभोक्ता जो है वह आर्थिक एजेंट है जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करते हैं। ठीक है, तो उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर एक ऐसा इकोनॉमिक एजेंट है
ठीक है। इकोनॉमिक एजेंट मतलब चीजों को परचेज करता है, जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, मतलब अपनी सेटिस्फैक्शन, अपनी वांट्स को फुलफिल करने के लिए अंतिम वस्तु। देखिए बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है अपने आप में कि अंतिम वस्तु क्या होती है, सेवाएं क्या होती है। तो अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करता है। अंतिम वस्तुएं होती है फाइनल गुड्स, मीनिंग समझिएगा। अंतिम वस्तु और सेवाओं का, अंतिम वस्तुएं और सेवाओं का मीनिंग समझिएगा, फाइनल गुड्स और सर्विसेज। देखिए फाइनल गुड्स हर वो चीज जिसको कंज्यूमर यूज करके खत्म कर दे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, लेट करो कि मेरे पास एक कंप्यूटर्स का बिजनेस है, मैं कंप्यूटर्स में सेल परचेज करता हूँ। तो अगर मैं कंप्यूटर्स को परचेज करता हूँ फॉर फर्दर रीसेल, दोबारा से बेचने के लिए, तो वो मेरे लिए फाइनल गुड्स नहीं है कंप्यूटर। लेकिन एक ऐसा इंसान जिसके लिए कंप्यूटर को घर पे लाकर वो यूज करेगा उसका, उसके लिए वो अंतिम वस्तु है, यानी फाइनल गुड्स है। इसी तरीके से सर्विसेज भी हैं। अगर मैं फाइनली कंज्यूम कर लेता हूँ किसी सर्विस को, लाइक डॉक्टर्स की सेवाएं ले लेता हूँ, या फिर वकील मेरे लिए केस लड़ता है और मैं उससे यूज कर रहा हूँ, तो ये मेरे लिए क्या है, सेवाएं हैं। और फाइनल सेवाएं मैं अपने लिए यूज करके खत्म कर देता हूं उनको, ठीक है ना। तो ये अंतिम वस्तु और सेवाएं कहलाती हैं। ऑन द अदर हैंड अगर मैं उनको फर्दर रीसेल कर रहा हूं, दोबारा से उसका यूटिलाइजेशन करके पैसे कमा रहा हूं, ठीक है, तो वो मेरे लिए अंतिम वस्तु और सेवाएं नहीं है। तो उपभोक्ता एक ऐसा आर्थिक एजेंट है, जो एक ऐसा इकोनॉमिक एक्टिविटिस्ट है जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, ठीक है, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अंतिम वस्तु यानी फाइनल गुड्स और सेवाओं का, यानी कि सर्विसेज का उपभोग करता है, यानी यूज करता है। तो आपको अब तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा इस एक लाइन में कितनी बड़ी बात थी। अंतिम वस्तु और सेवाएं अपने आप में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है कि चीजों को दोबारा से रीसेल ना किया जाए, उनको यूज करके कंज्यूम करके खत्म कर दिया जाए। तो उपभोक्ता एक ऐसा व्यक्ति होता है जो एक ऐसा आर्थिक एजेंट होता है। आर्थिक एजेंट मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी जो कि चीजों को परचेज करता है अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए, अपने वांट्स को फुलफिल करने के लिए फाइनल गुड्स और सर्विसेज का उपयोग करता है, तो वो उपभोक्ता होता है। उपयोगिता क्या होती है? किसी वस्तु का वह गुण जो किसी मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करता है, उपयोगिता कहलाती है। देखिए हिंदी वालों को तो समझ में आ रहा होगा, बट इंग्लिश वालों को मैं थोड़ा सा डिटेल में समझाना चाहूंगा। किसी भी वस्तु की वो क्वालिटी, ठीक है, किसी भी सामान, किसी भी गुड्स की वो क्वालिटी जो किसी मनुष्य की आवश्यकता यानी इंसान की, ह्यूमन बींग्स की वांट्स को, आवश्यकता को, जरूरत को संतुष्ट करता है, सेटिस्फाई करता है, उसको उपयोगिता कहते हैं। अब इसमें एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है इसमें भी। देखिए अगर मैं लेट करूं कि मुझे प्यास लगी है, तो एक बोतल पानी के लिए मैं शायद 20 रुपए भी दे दूं, ठीक है, लेकिन अगर मेरे को प्यास नहीं लगी है तो क्या उस एक बोतल पानी के लिए मैं 20 रुपए दूंगा? सीधा सा जवाब है कि नहीं दूंगा। तो सिंपल सी बात है कि उपयोगिता किसी वस्तु का गुण तो है जो किसी इंसान को संतुष्ट करेगी, सेटिस्फाई करेगी, उसकी वांट्स को फुलफिल करेगी, लेकिन ये तभी है जब उस इंसान को उसकी जरूरत है। ये चीज में नोट डाउन कर लीजिएगा। ये अपने 14-15 साल के करियर में जब से मैं पढ़ा रहा हूँ, मैंने बहुत सारी चीजें पढ़ाने से भी सीखी है, तो ये आप मेरी तरफ से ऐड कर लीजिएगा। ये बुक में नहीं लिखी है, लेकिन वो गुण जो है, उपयोगिता जो है उस वस्तु की, वो उस वस्तु में निहित नहीं है, उस वस्तु के अंदर वो विशेषता नहीं है कि वो आपको सेटिस्फाई करे, ये आपके खुद के अंदर है कि वो चीज आपको सेटिस्फाई करेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं बेड पे बैठा हुआ हूँ और आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मेरी कमर दर्द कर रही है और मुझे सोने का मन कर रहा है, तो अगर इस बेड पे लेटने से मेरे वो कमर का जो दर्द है वो रिलीज हो जाता है, ठीक हो जाता है, ये संतुष्टि मिलती है मुझे, तब ये बेड मेरे लिए उपयोगी है। लेकिन अगर मुझे सोने की इच्छा ही नहीं है तो ये फिर मेरे लिए उपयोगी नहीं है। तो यहाँ पर वही चीज बोला कि उस वस्तु का गुण है जो कि किसी मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करता है, लेकिन इसके साथ एक चीज ऐड कर लीजिएगा, संतुष्ट तभी करेगा जब आप उसकी जरूरत महसूस करते हैं, ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं कुल उपयोगिता की, जो एक निश्चित समय में लिखा है कुल उपयोगिता यानी कि टोटल यूटिलिटी। देखिए यूटिलिटी का मतलब होता है उपयोगिता, और यूटिलिटी एक यूनिट है, यूटिल्स एक यूनिट है जिसमें उपयोगिता को नापा जाता है। जैसे वजन को किलोग्राम में मापा जाता है, डिस्टेंस को मीटर किलोमीटर में नापा जाता है, उसी तरीके से उपयोगिता को यूटिल्स में नापा जाता है। तो उपयोगिता को इंग्लिश में यूटिलिटी बोलते हैं। तो कुल उपयोगिता यानी कि टोटल यूटिलिटी एक निश्चित समय में किसी भी वस्तु की सभी इकाइयों का उपयोग करने पर प्राप्त संतुष्टि का योग कुल उपयोगिता कहलाता है। मान लो मैं एक ऑरेंज खाया, 2 ऑरेंज खाया, 3 ऑरेंज को मैंने कंज्यूम किया, खाया, और उनसे मिलने वाली कुल उपयोगिता, मतलब पहले वाले से 5 यूटिल उपयोगिता मिली, दूसरे वाले से 3 यूटिल उपयोगिता और तीसरे वाले से 2 यूटिल मिली, तो टोटल 5, 3 और 2 का जो सम होगा टोटल उपयोगिता कहलाएगी, कुल यूटिलिटी कहलाएगी। उनसे मिलने वाली टोटल जो सेटिस्फैक्शन है, टोटल जो यूटिल्स में यूनिट है, वो कुल उपयोगिता कहलाती हैं, ठीक है। सीमांत उपयोगिता क्या होता है? किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने पर कुल उपयोगिता में होने वाली निवल वृद्धि को यानी शुद्ध वृद्धि को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। इसको आप एक एग्जांपल से समझो, ठीक पिछले वाले एग्जांपल की तरह। लेट करो मैंने एक संतरा खाया, ठीक है, और उससे मेरे को 5 यूटिल उपयोगिता मिली, फिर दूसरा मैंने कंज्यूम किया 3 यूटिल, तीसरे से मैंने 2 यूटिल उपयोगिता मिली, टोटल 3 संतरों से मुझे अब तक 10 यूटिल के आसपास उपयोगिता मिल चुकी है, ठीक है। लेकिन 10 यूटिल उपयोगिता मिलने के बाद जब मैं चौथा संतरा खाता हूं तो उससे मेरी कुल उपयोगिता में, ठीक है, 1 यूटिल की वृद्धि होती है, यानी कि 10 था, अब 11 यूटिल उपयोगिता टोटल मेरे को मिल चुकी है। तो कहने का मतलब चौथा संतरा खाने से 11 यूटिल उपयोगिता हो गई मेरी कुल, और 3 संतरे खाने से मेरी उपयोगिता थी 10 यूटिल।
तो एक एक्स्ट्रा यूटिल जो बढ़ी है चौथा संतरा खाने से, वो मेरी सीमांत उपयोगिता यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी कहलाएगी। आई होप आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। फिर उसके बाद बोला सीमांत हासमान सीमांत उपयोगिता नियम, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर जगह लाइफ के हर फील्ड में अप्लाई होता है। हासमान सीमांत उपयोगिता नियम को इंग्लिश में बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, हासमान सीमांत उपयोगिता नियम। ये नियम क्या बोलता है, पढ़ लेते हैं। किसी वस्तु की इकाइयों का लगातार, ध्यान रखें, लगातार एक से अधिक इकाइयों का लगातार उपभोग करने पर प्रत्येक अगली इकाई से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता क्रमशः घटती चली जाती है। फिर से सुनिए एक बार ध्यान से, फिर मैं आपको इसकी इंग्लिश में भी व्याख्यान करता हूं। बोला किसी वस्तु की इकाइयों का लगातार, एक से अधिक इकाइयों का लगातार उपभोग करने पर प्रत्येक इकाई से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता क्रमशः घटती चली जाती है। तो जब आप एक से ज्यादा यूनिट्स का लगातार, ठीक है, यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल आप एक सॉन्ग को ही ले लीजिए, कोई सॉन्ग आया मार्केट में नया नया, आपने उसको सुना, आपको बहुत अच्छा लगा, आप उसको लूप में बार बार सुन रहे हैं, तो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार लगातार सुनने का, 10 बार, 15 बार, 20 बार सुनने का, एक टाइम ऐसा भी आएगा जब सेम सॉन्ग होगा, सेम आप होंगे, लेकिन वो फीलिंग आपको सॉन्ग से नहीं आएगा, आपको एक बोरियत होने लगेगी। तो वही चीज ये बोल रहा है कि जब हम किसी वस्तु से प्राप्त होने वाली उपयोगिता का लगातार कंज्यूम करते जाते हैं, उसके एक्स्ट्रा यूनिट्स को यूज करते जाते हैं, कंज्यूम करते जाते हैं, ठीक है, इस्तेमाल करते जाते हैं लगातार बिना रुके, तो उससे मिलने वाली हर इकाई से, एक्स्ट्रा इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता मार्जिनल यूटिलिटी धीरे धीरे कम होती जाती है। मैंने एक बार सॉन्ग सुना, मुझे 10 यूटिल उपयोगिता मिली, दूसरी बार सुना 9 मिली, तीसरी बार सुना 8 मिली, ऐसे करते करते एक यूनिट ऐसा भी आएगा, एक समय ऐसा भी आएगा जब आपको सॉन्ग आप वही सुनोगे लेकिन उससे मिलने वाली उपयोगिता जो है वो खत्म हो जाएगी, आपको जीरो उपयोगिता या मिनिमम उपयोगिता आपको मिलेगी, खत्म होती जाती है धीरे धीरे, हर एक्स्ट्रा इकाई को उपयोग करते करते आपकी उपयोगिता की मात्रा खत्म होती जाती है। तो दैट इज वाई इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। सीमांत हासमान, हासमान मतलब घटता हुआ सीमांत उपयोगिता नियम, तो घटता हुआ सीमांत उपयोगिता नहीं, मार्जिनल यूटिलिटी का नियम। तो धीरे धीरे हमारी जो यूटिलिटी है उस वस्तु से, उस सामान से, उस सर्विस से घटने लगती है, हासमान सीमांत हमारा जो उपयोगिता है वो घटता जाता है, हासमान होता जाता है, उसका ह्रास होता जाता है, ह्रास मतलब घटता जाता है वो। तो हासमान सीमांत उपयोगिता नियम बोलता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बोलता है कि जैसे जैसे किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों का उपभोग करते हैं वैसे वैसे उनसे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता क्रमशः लगातार घटती जाती है, ठीक है ना। आपने एक बार सॉन्ग सुना, थोड़ा कम मिला, दूसरी बार और कम, तीसरी बार और कम। आप ऐसे खाने की बात कर लो, आपको मान लेट करो पूड़ी आपको बहुत पसंद है, पूड़ी आपने एक बार खाई तो आपको उपयोगिता अच्छी मिली, आप बड़े संतुष्ट हुए, दूसरी बार में थोड़ा कम, तीसरी बार में और कम, और एक टाइम ऐसा आएगा जब आपका पेट भर जाएगा तो आपका मन भर जाएगा और आपकी मम्मी अगर आपको बोलेंगे कि बेटा और खा लो तो आप मना कर दोगे। तो यही चीजें होती हैं आपका हर चीज में, हर फील्ड में। तो ये होता है आपका हासमान सीमांत उपयोगिता नियम। फिर से एक बार बता देता हूँ कि जैसे जैसे आप किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों का या सर्विसेज का अतिरिक्त यूनिट्स का उपभोग करते जाते हो, कंज्यूम करते जाते हो, तैसे तैसे उससे मिलने वाली, ठीक है, वैसे वैसे उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता यानी मार्जिनल यूटिलिटी, उस प्रत्येक इकाई से मिलने वाली, एक्स्ट्रा इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता क्रमशः घटती जाती है, ठीक है ना। तो ये है आपका उपभोक्ता बंडल। उपभोक्ता बंडल दो वस्तुओं की मात्राओं का ऐसा संयोजन अथवा समूह है जिन्हें उपभोक्ता वस्तुओं की कीमत तथा अपनी दी हुई आय के आधार पर खरीद सकते हैं। तो उपभोक्ता बंडल का मतलब है कि वस्तु की ऐसी मात्राएं, ऐसा संयोजन अथवा ऐसा समूह है जिन्हें उपभोक्ता वस्तुओं की कीमत तथा अपनी दी हुई आय पर खरीद सकता है, ठीक है। यानी कि आपकी जो इनकम है, लेट करो आप कंज्यूमर हो, तो आपकी जो इनकम है और कुछ कॉम्बिनेशन दे रखा है गुड्स का, लेट करो 5 सेब जो है वो 50 रुपए के मिलते हैं और 10 संतरे जो हैं वो भी 50 रुपए के मिलते हैं। तो एक ऐसा मतलब यूनिट, 10 संतरे 50 रुपए के और 5 सेब जी 50 रुपए के, तो 15 आप टोटल 100 रुपए में खरीद सकते हो। तो ये आपका एक ऐसा संयोजन है जिसको आप अपने इनकम से खरीद सकते हो, ठीक है। तो उसको उपभोक्ता बंडल बोलते हैं, कंज्यूमर का एक उपभोक्ता बंडल यानी कि कंज्यूमर ग्रुप बोलते हैं, परचेसिंग पावर ग्रुप कह सकते हो आप, बोलते हैं। उपभोक्ता बजट क्या होता है? बजट देखिए आप सभी जानते हैं, हम अपने घरों में बजट बनाते हैं। बजट क्या होता है? बजट आपकी परचेसिंग पावर की कैपेसिटी को शो करता है। फॉर एग्जांपल आपकी इनकम 25,000 रुपीज है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि आपका बजट, आपका कैपेसिटी है कि आप 25,000 रुपीज की सर्विसेज को या गुड्स को आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है, खरीद सकते हैं। तो आप उसी के अकॉर्डिंग अपना बजट बनाते हैं कि इतना पैसा यहाँ जाएगा, इतना पैसा यहाँ जाएगा, हम फूड पे इतना एक्सपेंडिचर करेंगे, खर्चा करेंगे, और खाने पे इतना करेंगे, कपड़ों पे इतना करेंगे, एजुकेशन पे इतना करेंगे। तो वो आप एक बजट बनाते हो। तो वही बोल रहा है कि उपभोक्ता का बजट उसकी वास्तविक आय, ठीक है, एक्चुअल इनकम या क्रय शक्ति, परचेसिंग पावर को दिखाता है, बताता है, जिसके द्वारा वह दी हुई कीमत वाली वस्तुओं को, यानी कि वस्तुओं की कीमतें जब हमें पता होती है तो उसके अकॉर्डिंग निश्चित मात्रा में खरीद सकता है, एक फिक्स्ड अमाउंट उसका परचेज कर सकता है, ठीक है। बजट सेट क्या होता है? यह उपभोक्ता के समस्त संयोजनों का बंडल का सेट है, यानी संयोजनों का
संयोजनों का या फिर बंडलों का सेट है जो अपनी मौद्रिक आय के अंतर्गत प्रचलित कीमतों पर खरीद सकता है। बजट सेट का समीकरण भी दे रखा है, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन पहले आप बजट सेट का मतलब समझिए। बोला यह उपभोक्ता के समस्त संयोजनों या बंडलों का सेट है जो वो अपनी मौद्रिक आय के अंतर्गत प्रचलित कीमतों पर खरीद सकता है। कहने का मतलब है कि मार्केट में पर्टिकुलर गुड्स का मान लीजिए पर्टिकुलर प्राइस है, कुछ कुछ खास खास चीजों को खास खास प्राइस है और आपको उनके प्राइजेस पता है और आपको पता है कि आपकी इनकम इतनी है। तो आप मान लीजिए कि आपके पास 100 रुपीज है, आपकी इनकम 100 है और 100 रुपीज में आपको 5 संतरे 2 सेव मिल सकते हैं, या 5 सेव और 1 संतरा मिल सकता है, या 3 सेव और 3 संतरे मिल सकते हैं। इसी तरीके के कॉम्बिनेशन है डिफरेंट डिफरेंट गुड्स के जो आप 100 रुपए में खरीद सकते हो। तो ये आपका एक बजट का सेट कहलाएगा कि आप अलग अलग वस्तुओं के कॉम्बिनेशन को अपने परचेसिंग पावर के बेसिस पे अपने बजट के अकॉर्डिंग किस किस तरीके से खरीद सकते हैं, ये आपका बजट सेट कहलाएगा। यानी आप अपनी क्रय शक्ति के आधार पे, अपने परचेसिंग पावर के बेसिस पे, अपने बजट के अकॉर्डिंग वस्तुओं के किन किन कॉम्बिनेशन को खरीद सकते हो, ये आपका बजट सेट कहलाता है। ठीक है ना। फिर आपका बजट रेखा है, वह रेखा जो दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोजनों को दर्शाती है जिससे उपभोक्ता अपनी समस्त आय का व्यय करके वस्तुओं की दी गई कीमतों पर खरीद सकता है। तो बजट रेखा इनडायरेक्टली मैं अगर आपको बताऊं तो आपकी परचेसिंग पावर को शो करती है। तो जो दो वस्तुओं के उन सभी विभिन्न संयोजनों को दर्शाती है बजट रेखा, जिससे उपभोक्ता अपनी समस्त आय का व्यय करके, मतलब अपनी पूरी इनकम को जब वो खर्च करेगा तो कितनी वस्तुएं और सेवाएं वो खरीद सकता है, उनको ये शो करती है। उसके अलग अलग कॉम्बिनेशन को ये शो करती है बजट रेखा। मतलब 5 किलो सेव खरीद सकती है, 2 किलो संतरा खरीद सकता है, या 3 किलो सेव 3 किलो संतरा, या 2 किलो सेव और 3 किलो 5 किलो संतरा खरीद सकती है। इस तरीके के कॉम्बिनेशन को बजट रेखा दिखाती है। बेसिकली ये आपके प्राइस के लेवल को शो करती है, आपके वस्तुओं के उपभोक्ता के क्रय शक्ति के लेवल को शो करती है। बजट रेखा का समीकरण क्या है, ये आप देखिए, m इज इक्वल टू, यानी टोटल ये परचेसिंग पावर को दिखा रहा है, प्राइस ऑफ x इंटू में क्वांटिटी ऑफ x, कितना प्राइस है और उसके अकॉर्डिंग आप कितना खरीद रहे हो, प्राइस ऑफ y यानी सेकंड गुड्स की वस्तुओं को आप कितना, उसकी प्राइस और उसके अकॉर्डिंग कितने वस्तुएं आप खरीद रहे हो, उसकी कितनी क्वांटिटी खरीद सकते हो, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आपका परचेसिंग पावर यानी बजट की कैपेसिटी आ जाएगी। ठीक है। अब एक अगला कॉन्सेप्ट है सीमांत प्रतिस्थापन दर। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सीमांत प्रतिस्थापन दर, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, वह दर जिस पर उपभोक्ता वस्तु x की एक अतिरिक्त इकाइयां प्राप्त करने के लिए वस्तु y की जितनी मात्रा त्यागने के लिए तैयार है। ठीक है, वस्तु x की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए, फॉर एग्जांपल मेरे पास दो चीजें हैं, मैं एक कप जूस, ठीक है, या एक गिलास चाय ले सकता हूं। तो मैं लेट कीजिए मैं एक कप जूस लेने के लिए एक कप चाय छोड़ देता हूं। ठीक है, फिर अगला एक कप जूस लेने के लिए मैंने 2 कप चाय छोड़ दी, फिर अगला एक लेने के लिए मैंने 3 कप चाय छोड़ दी। तो जिस दर से, मतलब एक पाने के लिए पहले मैंने एक छोड़ा, फिर एक पाने के लिए मैं 2 छोड़ रहा हूं, फिर एक पाने के लिए मैं 3 छोड़ रहा हूं, ये प्राप्त करने के लिए वस्तु y की जितनी मात्रा त्यागने के लिए तैयार है, ठीक है, उस दर को आप सीमांत प्रतिस्थापन दर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर डेल्टा वाई यानी y में परिवर्तन, डेल्टा को, ये जो आपका ट्रायंगल की तरह बना हुआ है इसको डेल्टा पढ़ते हैं। तो डेल्टा वाई मतलब वस्तु y की मात्रा में परिवर्तन, और डेल्टा x मतलब क्वांटिटी ऑफ x के अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं। तो वस्तु और y और x में जो चेंजेस हो रहे हैं उनको हम यहाँ पर नापते हैं, उनके रेट ऑफ चेंज को नापते हैं। तो y वस्तु की हानि, मतलब y वस्तु को कितना आप छोड़ रहे हो, वस्तु x का लाभ, वस्तु x पाने के लिए। तो मान लीजिए आपने एक कप जूस के लिए आपने एक ग्लास अपना चाय का छोड़ दिया, तो ये वस्तु की हानि हुई, चाय की हानि हुई, आपको एक ग्लास चाय की हानि हुई और एक कप जूस आपको मिल गया, तो ये आपका लाभ है। तो इस तरीके से, इस फॉर्मूले से हम सीमांत प्रतिस्थापन दर मापते हैं। अगर मैं सीधी सीधी लैंग्वेज में आपको बताऊं स्टूडेंट, तो क्या कितनी मात्रा पाने के लिए आप कितनी मात्रा छोड़ रहे हैं उसके रेट को हम बोलते हैं सीमांत प्रतिस्थापन दर। सीमांत क्योंकि आप कर सकते हैं मार्जिनल, एक एक्स्ट्रा इकाई के लिए एक एक्स्ट्रा छोड़ रहे हैं आप, ठीक है, एक एक्स्ट्रा इकाई के लिए कितना छोड़ रहे हैं उसकी सीमांत है। क्योंकि जब भी वर्ड सीमांत यूज होगा, मार्जिनल यूज होगा, मैंने आपको बताया था कि एक एक्स्ट्रा इकाई की बात होगी, तो एक एक्स्ट्रा इकाई पाने के लिए आप कितनी इकाइयों का त्याग कर रहे हैं, ये आपका सीमांत प्रतिस्थापन दर है। ठीक है, एक एक्स्ट्रा इकाई पाने के लिए आप कितनी मात्राओं का त्याग कर रहे हैं, वस्तु x की एक इकाई प्राप्त करने के लिए वस्तु y की कितनी इकाइयों का त्याग कर रहे हैं आप, वही कहलाता है सीमांत प्रतिस्थापन दर या मार्जिनल सब्स्टिट्यूशन रेट। ठीक है, रेट ऑफ मार्जिनल सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब अनादिमान वक्र की बात कर लेते हैं, जिसको तटस्थता वक्र भी कई लोग बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व। तो ये क्या करते हैं, ये भी आपके संतुष्टि के अलग अलग लेवल्स को शो करते हैं। ठीक है, और ये आपके मूल बिंदु की ओर उन्नतोत्तर यानी कि कॉन्वेक्स होते हैं, यानी कि आपका जो ओरिजिन होता है उस तरफ को ये कॉन्वेक्स होते हैं। तो अनादिमान वक्र दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाता है, किन्हीं भी दो गुड्स के उन कॉम्बिनेशंस को शो करता है जो एक उपभोक्ता यानी एक कंज्यूमर समान स्तर की उपयोगिता तथा संतुष्टि प्रदान करता है। ठीक है, यानी कि एक कंज्यूमर एक अनादिमान वक्र पे, एक तटस्थता वक्र पे किसी भी बिंदु को सेलेक्ट करेगा तो उसको सेम लेवल ऑफ उपयोगिता, सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी मिलेगी। ठीक है, तो आप किसी भी लेवल ऑफ यूटिलिटी को ले सकते हैं,
आपका डिपेंड करता है परचेसिंग पावर क्या है। जितनी आपकी बजट होगी उसके अकॉर्डिंग आप ऊंचे से ऊंचे तटस्थता वक्र को टच करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको रियल लाइफ में बताता हूँ। मान लीजिए आपके पास इतने पैसे हैं कि आप पश्चिम बिहार में एक घर ले सकते हो, एक कोठी खरीद सकते हो, ठीक है, मतलब एक पॉश एरिया में आप एक अच्छा घर ले सकते हैं। तो आप कभी भी किसी ऐसे एरिया में नहीं आएंगे जो कि थोड़ा सा लो लेवल का होगा। आपका हमेशा इच्छा ये रहेगी, हमेशा उपभोक्ता ये प्रयास करता है कि वो अच्छे से अच्छे लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को प्राप्त कर सके, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि लेट करो आपके पास इतनी पावर है कि आप एक मर्सिडीज कार खरीद सकते हैं। तो आप कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि आप एक छोटी मोटी ऑल्टो कार खरीदें। अगर आपके पास कैपेसिटी है, इतना है कि आप आराम से मर्सिडीज में घूम सकते हैं, तो आप कभी भी एक ऑल्टो नहीं खरीदेंगे। इस चीज को आप समझ सकते हैं। तो यही अनादिमान वक्र शो करता है, यानी उपयोगिता के अलग अलग लेवल को, अलग अलग स्तर को दिखाता है। तो अनादिमान वक्र दो वस्तुओं के उन सभी संयोगों को दर्शाता है जो एक उपभोक्ता समान स्तर पर खरीद सकता है और संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। यानी आप अगर एक तटस्थता वक्र को सिलेक्ट करते हैं तो उसके किसी भी बिंदु को आप सिलेक्ट करें, ठीक है, उस तटस्थता वक्र के, उस इंडिफरेंस कर्व के किसी भी बिंदु को आप सिलेक्ट करेंगे, किसी भी पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे तटस्थता वक्र के इंडिफरेंस कर्व के, आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा। हाँ, अगर आप उस तटस्थता वक्र का लेवल ही चेंज कर देते हैं, मतलब आप एक तटस्थता वक्र के ऊपर वाले तटस्थता वक्र को ले लेते हैं या नीचे वाले को ले लेते हैं, तो फिर तटस्थता वक्र के हिसाब से आपका सेटिस्फेक्शन का जो लेवल है वो चेंज हो जाएगा। अगर आप ऊपर के तटस्थता वक्र को सिलेक्ट करते हो तो आपका संतुष्टि का लेवल बढ़ जाएगा, और अगर आप नीचे वाले तटस्थता वक्र को सिलेक्ट करते हैं, जिसमें आप हैं अभी उसके नीचे वाले को सिलेक्ट करते हैं, तो आपके संतुष्टि के निम्न स्तर को ये दिखाता है, निचले लेवल को दिखाते हैं। अब अनादिमान वक्र और अनादिमान मानचित्र में एक अंतर भी समझ लीजिए जरा। अनादिमान वक्र वह वक्र होता है, वह कर्व होता है जिसमें इंडिफरेंस कर्व का केवल एक ही कर्व बना होता है, ठीक है। और जब एक ही कर्व के अंदर आपको मल्टीपल, मतलब एक ही मानचित्र, एक ही आप कह सकते हो फिगर में आपको मल्टीपल इंडिफरेंस कर्व दिखा दे दिए जाए, मतलब एक फिगर आप बनाते हैं, एक आप तटस्थता वक्र ड्रॉ करते हैं और उसके साथ साथ दो तीन और तटस्थता वक्र ड्रॉ कर देते हैं, यानी कि इंडिफरेंस कर्व आप ड्रॉ कर देते हैं, एक के साथ मल्टीपल दो तीन तटस्थता वक्र आप ड्रॉ कर देते हैं, तो ये अनादिमान मानचित्र कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए आप देखिए ध्यान से, एक उपभोक्ता के अनादिमान वक्रों के समूह को अनादिमान मानचित्र कहते हैं। जब आप एक, मतलब आप कह सकते हैं एक तटस्थता वक्र को मल्टीपल टाइम्स आप डिनोट कर देते हैं, मतलब एक ही तटस्थता वक्र को आप एक बार बनाओ, दो बार बनाओ, तीन बार बनाओ, तीन चार तटस्थता वक्र आप एक साथ बना देते हैं, ग्रुप में, समूह में बना देते हैं, तो उसको तटस्थता मानचित्र या अनादिमान मानचित्र या इंडिफरेंस मैप बोलते हैं, ठीक है। और इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, जिसमें सिंगल एक कर्व होगा, एक आपका तटस्थता मानचित्र इंडिफरेंस कर्व होगा, एक होगा तो तटस्थता वक्र कहलाएगा, अनादिमान वक्र कहलाएगा या इंडिफरेंस कर्व कहलाएगा, और अगर एक से ज्यादा होंगे तो अनादिमान मानचित्र कहलाएगा, इंडिफरेंस आपका मैप कहलाएगा, ठीक है ना। अनादिमान वक्रों की विशेषताएं की अगर हम बात करें तो अनादिमान वक्र ऋणात्मक ढाल वाले होते हैं, यानी बाएं से दाएं नीचे की ओर ढालू होते हैं, क्योंकि एक वस्तु के एक वस्तु की इकाइयों की अधिक मात्रा का उपभोग बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि दूसरी वस्तु की इकाइयों का त्याग किया जाए ताकि संतुष्टि स्तर समान रहे, ठीक है ना। तो बाएं से दाएं नीचे और इसलिए ढालू होता है, वो ये चीज शो करता है कि अगर आप एक वस्तु की अधिक मात्रा का प्राप्त करना चाहते हैं तो दूसरी वस्तु की अधिक मात्राओं का आपको त्याग करना पड़ेगा, ठीक है। और अनादिमान वक्र मूल बिंदु पर उन्नतोत्तर होते हैं, यानी कि कॉन्वेक्स होते हैं थ्रू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ठीक है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन की तरफ ये कॉन्वेक्स होते हैं, उन्नतोत्तर होते हैं। क्यों? क्योंकि ये सीमांत प्रतिस्थापन की घटती हुई दर को दिखाते हैं, अर्थात उपभोक्ता एक वस्तु की अधिक मात्रा का उपभोग बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तुओं की इकाइयों का त्याग घटती दर पर करने के लिए तैयार होते हैं, ठीक है। फिर से सुनेंगे, क्योंकि सीमांत प्रतिस्थापन की दर घटती हुई होती है, अर्थात उपभोक्ता एक वस्तु की अधिक मात्रा का उपभोग बढ़ाने के लिए, एक वस्तु की अधिक मात्रा का उपयोग बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु की इकाइयों का त्याग करता है, घटती दर से करने के लिए तैयार होता है, ठीक है, कम इकाइयां त्याग करने के लिए तैयार होता है। अनादिमान वक्र ना तो कभी एक दूसरे को छूते और नहीं काटते हैं, मतलब ये कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करते, अगर टच कर लेंगे तो आप खुद ही ठोको। एक इंडिफरेंस कर्व अगर दूसरे इंडिफरेंस कर्व को टच कर देगा तो इसका सिंपल सा मतलब है कि कहीं ना कहीं वो मिल रहे हैं, और मिल रहे हैं इसका मतलब कि संतुष्टि का लेवल, संतुष्टि का स्तर भी मिल रहा है, जबकि तटस्थता वक्र अलग अलग संतुष्टि के लेवल को दिखाते हैं। तो कभी टच कैसे कर सकते हैं, वो हमेशा पैरेलल होंगे, तो ये इनकी विशेषताएं हैं, ध्यान रखिएगा। क्योंकि दो अनादिमान वक्र संतुष्टि के दो अलग अलग स्तरों को प्रदर्शित करते हैं, बोले ना, दो अनादिमान वक्र संतुष्टि के अलग अलग स्तरों को प्रदर्शित करते हैं, अलग अलग लेवल्स को शो करते हैं, तो ये कभी भी एक दूसरे को काटेंगे तो कटाव बिंदु पर संतुष्टि का स्तर समान होगा, जो कि संभव नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये लेवल ही अलग अलग शो करते हैं, ठीक है ना, संतुष्टि के, सेटिस्फेक्शन के अलग अलग लेवल्स को दिखाते हैं। तो दो वक्र एक दूसरे को टच कैसे कर सकते हैं, अगर टच करेंगे तो वो एक सेम सेटिस्फेक्शन लेवल को दिखाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये इसलिए कभी एक दूसरे को टच नहीं करते, ये भी एक विशेषता है। और अगला है ऊंचा अनादिमान वक्र संतुष्टि के ऊंचे स्तर को प्रकट करता है, ये मैं आपको ऊपर ही बता चुका था कि जब कभी एक तटस्थता वक्र, अनादिमान वक्र या इंडिफरेंस कर्व ऊंचा बिंदु दिखाता है, इसका मतलब है कि वो संतुष्टि के ऊंचे लेवल को दिखा रहा है।
यह उपभोक्ता के एक दिष्ट अनादिमान के कारण होता है। उच्च अनादिमान वक्र वस्तुओं के उच्च बंडल को दिखाता है, यानी ग्रुप को दिखाता है, जिस पर निम्न अनादिमान वक्र की तुलना में एक वस्तु की मात्रा अधिक है तथा दूसरे की कम नहीं है। कहने का मतलब है, सिंपल में आप समझो कि अगर ज्यादा ऊंचा वक्र होगा तो संतुष्टि के ऊंचे स्तर को दिखा रहा है, वहां पर आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। लो लेवल पे आते हो आप या बाएं तरफ को खिसकते हो तो आपका संतुष्टि का निचला स्तर होगा, आप उस लेवल पे संतुष्ट नहीं होगे उतना जितना कि आप ऊपर वाले पे संतुष्ट होगे। अब एक दिष्ट अनादिमान क्या है? बोला उपभोक्ता का अधिमान एक दिष्ट है, जबकि उपभोक्ता दो बंडलों के मध्य सदैव उस बंडल को प्राथमिकता देता है जिसमें दूसरे बंडल की तुलना में कम से कम एक वस्तु की अधिक मात्रा होती है और दूसरे वस्तु की कम मात्रा नहीं होती है। कहने का मतलब है कि उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर उस कॉम्बिनेशन को चूज करेगा जिसमें आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन होगा। हमेशा ऐसे पॉइंट ऑफ आप कह सकते हो तटस्थता वक्र के ऐसे पॉइंट को चूज करेगा जिसमें पहले वस्तु की जो मात्रा ज्यादा हुई, ज्यादा सेटिस्फैक्शन हुई, साथ में दूसरे वस्तु की भी कम मात्रा उसको त्यागनी पड़े। आ रही बात समझ में? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट आप कर्व के थ्रू समझने की कोशिश कीजिएगा तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसमें कर्व दिया नहीं है, नहीं तो मैं आपको कर्व के थ्रू भी बताता। बजट रेखा में परिवर्तन की अगर हम बात करें तो बजट रेखा में खिसकाव दाएं से बाएं की तरफ होता है, उपभोक्ता के आय में परिवर्तन तथा वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन के कारण होता है। ठीक है, बजट रेखा में खिसकाव दाएं या बाएं की तरफ होता है और उपभोक्ता की आय में परिवर्तन तथा वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन इसी के कारण होता है। बजट रेखा को कीमत रेखा भी बोलते हैं क्योंकि ये आपके वस्तुओं की कीमतों के अनुसार चीजों को खरीदने की पावर को दिखाता है, आपके वस्तुओं के कीमतों के अकॉर्डिंग परचेसिंग पावर को शो करता है, इसलिए इसको कीमत रेखा भी बजट रेखा को बोलते हैं, प्राइस लाइन भी बोलते हैं। उपभोक्ता का संतुलन एक ऐसी स्थिति जहां उपभोक्ता अपनी आय को इस प्रकार से व्यय करता है कि उसको अधिकतम संतुष्टि मिले, यानी कि कंज्यूमर जब अपने लेवल को सेटिस्फाई करता है, मतलब आपके अपने पैसे को इस तरीके से खर्च करता है कि वो मैक्सिमम सेटिस्फाई होता है, तो उस लेवल को आप उपभोक्ता संतुलन यानी कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कह सकते हैं। उपभोक्ता संतुलन की शर्तें हैं कुछ, ठीक है, तो आपका एक वस्तु और दो वस्तु दोनों केसेस में है, मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। उपयोगिता विश्लेषण जब हम यूटिलिटी एनालिसिस करते हैं तो उपयोगिता की गणनावाचक अवधारणा है ये, मतलब कि काउंटेबल आप कह सकते हो एक कॉन्सेप्ट है कि हम उपयोगिता को काउंट कैसे करते हैं। तो इस अवधारणा के अनुसार उपयोगिता की गणना यूटिल्स में की जा सकती है। मैंने आपको बताया था कि उपयोगिता को नापने की यूटिल्स यूनिट जो होता है यूटिल्स होती है, तो उसमें हम नाप सकते हैं। यूटिल की उपयोगिता को मापने की इकाई है, मतलब यूटिल को उपयोगिता के मापने की इकाई कहते हैं, यानी कि उपयोगिता को सेटिस्फैक्शन को हम यूटिल्स में नाप सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हम वजन को किलोग्राम में और डिस्टेंस को किलोमीटर में नाप सकते हैं। तो शर्तें क्या है? एक वस्तु की स्थिति में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ उस वस्तु की एम, ठीक है, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एम इज इक्वल टू होना चाहिए एम यू एक्स, यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन द प्राइस ऑफ एक्स, यानी जितनी उस वस्तु की प्राइस है, ठीक है, उतनी प्राइस, मतलब आप मार्जिनल यूटिलिटी ले लो, सीमांत उपयोगिता ले लो उस वस्तु से मिलने वाली, उसको डिवाइड कर दो प्राइस ऑफ एक्स से, और ये इक्वल जब तक नहीं होगी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के, तब तक उपभोक्ता खरीदता रहेगा उस वस्तु को, परचेज करता रहेगा। और जिस बिंदु पर आपका ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एम जो है वो सेटिस्फाई कर देगा ये कंडीशन, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन में प्राइस ऑफ एक्स सेटिस्फाई कर देगा एम यू एम के बराबर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के बराबर, वहां पर उपभोक्ता जो है वो रुक जाएगा। तो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता के बराबर है, लिखा ना एम यू एम, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। तो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता के बराबर अगर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन में प्राइस ऑफ एक्स हो जाए तो उपभोक्ता वहां पर जाके खरीदना बंद कर देगा, क्योंकि वहां पे वो मैक्सिमम सेटिस्फाई हो जाएगा, और उससे ज्यादा अगर वो खरीदता है तो उसको लॉस भी होने लगेगा, इसलिए भी वो नहीं खरीदेगा, क्योंकि इतना ही पैसा अगर वो किसी दूसरी वस्तु पे खर्च करता है तो उसको ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, इसलिए वो इससे ज्यादा परचेज नहीं करेगा। और इसीलिए ये जो बिंदु है ये इसके उपभोक्ता संतुलन का संतुष्टि का हाईएस्ट लेवल होता है, जहां पर उपभोक्ता चीजों को खरीदना बंद कर देता है, इसलिए इसको उपभोक्ता संतुलन यानी कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ जाएगा। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स मतलब वस्तु एक्स की सीमांत उपयोगिता, और प्राइस ऑफ एक्स मतलब वस्तु एक्स का मूल्य। ठीक है, तो वस्तु एक्स का मूल्य से हम भाग करते हैं वस्तु एक्स की सीमांत उपयोगिता में। ठीक है, यानी हमको इतना पता चलता है कि इसकी जो उपयोगिता मिल रही है कितने रुपए के बराबर मिल रही है। तो अगर वो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी यानी 1 रुपया कहीं और खर्च करने के बराबर उपयोगिता के बराबर हमें मिल रही है तो हम वहां पे जाके रुक जाते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट ट्राई कीजिएगा। ठीक है, दो वस्तुओं की स्थिति में बोल रहा है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन में प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई अपॉन में प्राइस ऑफ वाई बराबर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी होना चाहिए। तो फिर हम कह सकते हैं वस्तु की सीमांत उपयोगिता निरंतर गिर रही हो, इस स्थिति में वस्तु की सीमांत उपयोगिता गिर रही हो, ये भी एक कंडीशन है। ये दो कंडीशन होनी चाहिए, पहला तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन में प्राइस ऑफ एक्स बराबर होना चाहिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ प्राइस अपॉन में प्राइस ऑफ वाई के बराबर, और ये दोनों चीजें इक्वल होनी चाहिए
मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मतलब इसका मतलब होता है कि अगर हम किसी और वस्तु पे वही पैसा खर्च करें तो हमको उससे कितनी सीमांत उपयोगिता मिलेगी। ठीक है, उतना ही पैसा हम किसी और वस्तु पे खर्च करें तो उससे जितनी सीमांत उपयोगिता मिलेगी उतनी ही सीमांत उपयोगिता हमें वस्तु y और x दोनों से मिलनी चाहिए उनके प्राइस से डिवाइड करने पे। और साथ में एक कंडीशन है कि वस्तु की सीमांत उपयोगिता निरंतर लगातार गिर रही हो। ठीक है, तब उपभोक्ता इससे ज्यादा नहीं खरीदता और वही उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है, यानी कि संतुष्टि का हाईएस्ट लेवल स्तर होता है। ठीक है, अब दूसरा जो तरीका है आपके उपयोगिता को विश्लेषित करने का, यानी कि उपयोगिता को पता करने का या उपभोक्ता संतुलन को प्राप्त करने का जो दूसरा तरीका है वो है अनादिमान वक्र विश्लेषण। तो उपयोगिता की क्रमवाचक अवधारणा है। ठीक है, मैंने अभी थोड़ा थोड़ा आपको अनादिमान वक्र के बारे में, इंडिफरेंस कर्व के बारे में बताया है। बोला इस अवधारणा के अनुसार उपयोगिता की संख्या में गणना नहीं की जा सकती है परंतु उसे क्रम के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, तो MRS यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स वाई का px अपॉन में py, वस्तु x का मूल्य और वस्तु y का मूल्य। तो MRS गिरती हुई हो तथा तटस्थता वक्र जो है यानी कि तटस्थता वक्र यानी कि इंडिफरेंस कर्व जो है वो मूल बिंदु पर उन्नतोत्तर होना चाहिए। ठीक है, ये दो कंडीशंस है इस केस में, यानी कि उपयोगिता विश्लेषण करने के लिए अनादिमान वक्र के थ्रू ये दो कंडीशंस हैं। ठीक है, जिनको हमें फुलफिल करना पड़ता है। ठीक है, तो MRS गिरती हुई होनी चाहिए, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन गिरता हुआ हो और MRS एक्स वाई का आपस में इस तरीके का कुछ होना चाहिए। तो मांग की मात्रा क्या होती है गई, मांग मात्रा क्या होती है, मांग की मात्रा क्या होती है, वस्तु x की वह मात्रा जिसे उपभोक्ता किसी निश्चित कीमत व निश्चित समय पर खरीदता है या खरीदने के लिए तैयार होता है। ठीक है, और बाजार मांग क्या होता है, बाजार मांग एक निश्चित समय अवधि में कीमत के विभिन्न स्तरों पर किसी बाजार में सभी उपभोक्ताओं द्वारा वस्तु की खरीदी गई मात्राओं का योग बाजार मांग कहलाता है। मतलब अगर एक उपभोक्ता, एक कंज्यूमर चीजों को खरीदने के लिए तैयार होता है और उसके पास परचेसिंग पावर भी है तो वो मांग की मात्रा कहलाएगी, क्वांटिटी ऑफ डिमांड कहलाएगी। लेकिन बाजार मांग यानी कि मार्केट डिमांड क्या कहलाएगी, उस बाजार में, उस मार्केट में जितने भी कंज्यूमर है वो मिलकर जितनी चीजों को खरीदने की इच्छा रखते हैं और उनकी परचेसिंग पावर है वो बाजार मांग कहलाएगी। ठीक है, मार्केट डिमांड कहलाएगी। मांग फलन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मांग फलन यानी कि डिमांड फंक्शन क्या होता है। तो देखिए, उसको समझने से पहले आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेगी कि मांग को इकलौती प्राइस इफेक्ट नहीं करती। मांग का नियम आपने सुना होगा और पढ़ा भी होगा कि जब वस्तु एक्स की कीमत बढ़ती है तो उसकी डिमांड कम होती है। ठीक है, और वस्तु एक्स की जब कीमत गिरती है तो उसकी डिमांड बढ़ती है। कीमत बढ़ने पर मांग घटती है, कीमत घटने पर मांग बढ़ती है अगर अन्य चीजें स्थिर रहें तो वो अन्य वस्तुएं क्या है वो भी आपको समझना पड़ेगा। उपभोक्ता की आय हो गई, रुचि हो गई, प्राथमिकता हो गई। ठीक है, उसकी आप समझते हैं उससे जुड़ी हुई हर वो चीज जो प्राइस को इफेक्ट करेगी, जो डिमांड को इफेक्ट करेगी। ठीक है, तो मांग फलन क्या है, वस्तु की मांग तथा उसको प्रभावित, मतलब मांग को प्रभावित करने वाले कारकों के, इन फैक्टर्स के बीच में जो फलनात्मक फंक्शनल रिलेशन होता है उसको हम बोलते हैं मांग फलन। जैसे कि पहला है प्राइस ऑफ एक्स, तो जब वस्तु की प्राइस चेंज होगी, ठीक है, जब वस्तु की प्राइस चेंज होगी तो उसके डिमांड पे असर पड़ेगा। प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड घटेगी और प्राइस घटेगी तो डिमांड बढ़ेगी। फिर है प्राइस ऑफ आर यानी कि रिलेटिव गुड्स। रिलेटिव गुड्स में आपके दो तरह के गुड्स होते हैं। ठीक है, एक होते हैं आपके आप कह सकते हो रिलेटिव गुड्स में दो तरह के गुड्स होते हैं। एक होते हैं सब्स्टिट्यूटेड गुड्स, मैंने स्थानापन्न वस्तुएं, और एक होता है आपका पूरक वस्तुएं जो कि होते हैं आपस में कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जो एक दूसरे की जरूरतें मिलकर पूरा करते हैं। तो दोनों को पहले एक बार समझ लें, सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग यही है, प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स। ठीक है, उसके बाद की चीजें थोड़ी ईजी हैं तो मैं एक बार आपको समराइज करूंगा, लेकिन पहले आप इस चीज को समझ लो। पीआर का मतलब क्या, प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स है। और प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स को आप दो भागों में तोड़ सकते हैं। पहला है प्राइस ऑफ आपका जो है सब्स्टिट्यूशन गुड्स, मतलब मतलब जो स्थानापन्न वस्तुएं सब्स्टिट्यूशन गुड्स हैं उनकी प्राइस में इफेक्ट आना। और दूसरा है आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स यानी कि पूरक वस्तुएं। तो स्थानापन्न वस्तु यानी कि सब्स्टिट्यूटेड गुड्स वो वस्तुएं होती हैं, ठीक है, जो एक दूसरे की जगह प्रयोग हो सकते हैं। जैसे चाय की जगह कॉफी, तो अगर चाय की कीमत बढ़ेगी, खुद सोचिए चाय की कीमत बढ़ेगी तो लोग चाय पीना कम कर देंगे, तो कॉफी पीना शुरू कर दें तो कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी। यानी चाय की कीमत बढ़ने से कॉफी की डिमांड बढ़ गई, चाय की प्राइस बढ़ने से कॉफी की डिमांड यानी कि मांग बढ़ गई। ठीक है, इसी तरीके से आप देख लीजिए कि पेप्सी और कोक है। पेप्सी ने अगर अपनी कीमतें बढ़ा दी तो लोग कोक पीना शुरू कर देंगे, यानी पेप्सी की कीमतों में बढ़ाव हुआ तो कोक की मांग में बढ़ाव हो गया। ठीक है ना, तो ये एक तरीके का तिरछा कीमत प्रभाव है, इसको बोलते हैं क्रॉस प्राइस इफेक्ट। ठीक है, तिरछा कीमत प्रभाव, क्रॉस प्राइस इफेक्ट, कई बार पेपर्स में आ भी जाता है तो ध्यान रखिएगा। तो इसको बोलते हैं तिरछा कीमत प्रभाव, क्रॉस प्राइस इफेक्ट। अब जब एक वस्तु की कीमत का प्रभाव दूसरे वस्तु की मांग पे बढ़ता है तो इसी को बोलते हैं तिरछा कीमत प्रभाव, यानी कि क्रॉस प्राइस इफेक्ट, यानी कि तिरछा कीमत प्रभाव। तो जब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्राइस बढ़ रही है कोक की तो डिमांड बढ़ रही है पेप्सी की, तो उसी तरीके से आपका रिलेटिव गुड्स भी होते हैं। ये तो आपके सब्स्टिट्यूशन गुड्स थे,
ठीक है। अब आपके रिलेटिव गुड्स समझिए कि रिलेटिव गुड्स में आपके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को समझिए, पूरक वस्तुएं जो एक साथ मिलके काम करते हैं। ठीक है, मिलके काम करने का मतलब है कि जैसे अगर आप स्कूटर और पेट्रोल को देख लें, अगर स्कूटर में पेट्रोल नहीं डालेंगे तो स्कूटर तो चलेगा नहीं। ठीक है, तो इसलिए आपका पेट्रोल का रेट बढ़ेगा तो स्कूटर खरीदना लोग कम कर देंगे। क्यों कम करेंगे? जब पेट्रोल का रेट ही बढ़ गया है तो लोग पेट्रोल कम करेंगे, पेट्रोल कम करेंगे तो स्कूटर भी कम चलाएंगे, स्कूटर कम चलाएंगे तो स्कूटर की भी डिमांड घट जाएगी, है ना, खरीदेंगे नहीं लोग। तो सिंपल सी बात है कि दो तरह के गुड्स होते हैं रिलेटिव गुड्स में। पीआर के अंदर ये जो आपको लेवल दिख रहा है जो कि डिमांड को इफेक्ट करता है, इसमें दो तरीके के गुड्स होते हैं प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स में। ठीक है, पहला है आपका सब्स्टिट्यूशन गुड्स यानी स्थानापन्न वस्तुएं, और जो एक दूसरे की जगह ले लेती हैं, एक दूसरे की जगह यूज हो सकती हैं। और दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स यानी कि पूरक वस्तुएं जो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करती हैं। स्थानापन्न वस्तु का एग्जांपल था चाय की जगह कॉफी या पेप्सी की जगह कोक, और पूरक वस्तु का एग्जांपल था कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का, जैसे पेन और उसकी रिफिल और पेट्रोल और स्कूटर। ठीक है, तो ये एक दूसरे के साथ कैसे काम करते हैं आपने देखा होगा। खानापन वस्तु में एक की जगह दूसरे का प्रयोग कर सकते हैं तो एक की कीमत बढ़ती है तो दूसरे की डिमांड बढ़ती है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। और दूसरे में अगर आप बोलते हैं रिलेटिव गुड्स में, दूसरे में कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के अंदर, तो अगर एक की कीमत बढ़ेगी तो दूसरे की मांग गिर जाएगी। ठीक है, क्योंकि स्कूटर की कीमत बढ़ेगी तो पेट्रोल की डिमांड कम हो जाएगी, और पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी तो स्कूटर की डिमांड घट जाएगी। इसको हम बोलते हैं तिरछा कीमत प्रभाव यानी कि क्रॉस प्राइस इफेक्ट, जो रिलेटिव गुड्स का इफेक्ट, जब एक वस्तु की कीमत का प्रभाव दूसरी वस्तु की मांग पर पड़ता है तो इसको हम बोलते हैं क्रॉस प्राइस इफेक्ट, तिरछा कीमत प्रभाव। तो यही बोल रहा है कि मांग फलन क्या होता है, मांग और मांग को निर्धारित करने वाले तत्वों के बीच में। तो मांग को निर्धारित करेंगे ये तत्व, कौन सा प्राइस, वस्तु की अपनी खुद की प्राइस, वस्तु के रिलेटिव गुड्स की प्राइस, वस्तु की उपभोक्ता की आय, वाई से उपभोक्ता की आय को दिखाया जा रहा है। इनकम का लेवल अच्छा होगा तो उपभोक्ता ज्यादा खरीदेगा, ज्यादा डिमांड करेगा, और अगर इनकम का लेवल गिर जाएगा तो उपभोक्ता कम डिमांड करेगा उस चीज को। ठीक है ना। टी है, जैसे टी में आप कह सकते हो उपभोक्ता की रुचि और प्राथमिकता। अगर आपको ये पता चल जाए कि सफोला तेल जो है वो दिल के लिए अच्छा होता है तो लोग सफोला तेल को ज्यादा खरीदेंगे, तो सफोला तेल की डिमांड बढ़ जाएगी, बाकी चीजों की डिमांड कम हो जाएगी। और भी फर्दर फैक्टर्स है, जैसे मौसम हो गया, या आप कह सकते हो कि बाढ़, ज्वालामुखी, भूकंप जैसे प्राकृतिक आपदाएं हो गई, इनसे भी चीजों के डिमांड में, जैसे अभी कोरोना आया था कुछ दिनों पहले, तो आपको पता है कोरोना में क्या हुआ था कि लोगों ने गुड्स को, मतलब खाने पीने की वस्तुएं, जो बेसिक नीड्स की वस्तुएं, उनको स्टॉक करके रख लिया था, तो उनकी कीमतें काफी ज्यादा बढ़ गई थी, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। तो मांग फलन क्या होता है, डिमांड फंक्शन क्या होता है, डिमांड फंक्शन होता है वस्तु की मांग तथा उसको प्रभावित करने वाले कारकों के मध्य फलनात्मक संबंध। ठीक है, डिमांड, वस्तु की मांग यानी कि डिमांड, और उसको प्रभावित करने वाले तत्वों के बीच में, प्रभावित यानी कि उसको इफेक्ट करने वाले कारकों के बीच में फलनात्मक संबंध यानी कि फंक्शनल रिलेशन। ठीक है ना, कि मतलब अगर किसी चीज की प्राइस बढ़ रही है, किसी चीज के रिलेटिव गुड्स की प्राइस बढ़ रही है, या उपभोक्ता की आय बढ़ रही है, रुचि बढ़ रही है, तो डिमांड पे क्या असर पड़ेगा, यही रिलेशन जो है मांग और मांग को निर्धारित करने वाले तत्वों के बीच में मांग फलन यानी कि डिमांड फंक्शन कहलाता है। ठीक है ना, आई होप आपको समझ में आया होगा। काफी लंबा मैंने इसको समझाने की कोशिश की है, फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलते हैं अगले टॉपिक पे। बोला मांग का नियम क्या है, ये तो बहुत ईजी है, ये हम इतनी देर से इसी चीज को तो रट रहे थे। तो मांग का नियम बोलता है कि यह बताता है कि यदि अन्य बातें समान रहे। अब इसमें अन्य बातें समझिए, मेरे को बहुत दिनों तक आफ्टर 12th तक भी आप समझ सकते हैं ये चीज समझ में नहीं आई थी कि अन्य बातें क्या थी। तो ये अन्य बातें होती हैं प्राइस को छोड़ के बाकी जो फैक्टर्स होते हैं, जो आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है, रिलेटिव गुड्स की प्राइसेस, उपभोक्ता की आय, रुचि, प्राथमिकता, ये बाकी गुड्स हैं, मतलब बाकी फैक्टर्स हैं जो बदले ना। मतलब हम जब मांग का नियम लगाते हैं तो ये मान के चलते हैं कि रिलेटिव गुड्स के प्राइसेस में कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं, उपभोक्ता की आय में, रुचि में, प्राथमिकता में, किसी चीजें में कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं। तो उस केस में बोलता है यह बताता है कि यदि अन्य बातें समान रहे, यानी कि रिलेटिव गुड्स के प्राइसेस समान रहे, ठीक है, और रिलेटिव गुड्स के प्राइसेस ना चेंज हो, उपभोक्ता की आय ना बदले, रुचि ना बदले, प्राथमिकता ना बदले, तो उस केस में किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर, ठीक है, किसी गुड्स की कीमत इंक्रीज होने पर उसकी मांग घटती है, और उस वस्तु की कीमत में कमी होने से उसकी मांग की मात्रा बढ़ती है, अर्थात कीमत तथा मांग में ऋणात्मक संबंध होता है। कहने का मतलब है कि अगर बाकी फैक्टर्स में चेंजेस ना हो, एक्सेप्ट आपकी प्राइस के अलावा, किसी वस्तु की प्राइस यानी कि कीमत के अलावा बाकी चीजों में अगर चेंजेस ना हो, बाकी फैक्टर्स में कोई बदलाव ना हो किसी तरीके का, तो उपभोक्ता की तो वस्तु की कीमत बढ़ने पे उपभोक्ता उसकी ज्यादा मांग करेगा, सॉरी, उपभोक्ता की कीमत बढ़ने पे वस्तु की कीमत बढ़ने पे उपभोक्ता उसकी कम डिमांड करेगा, और वस्तु की कीमत घटने पे उपभोक्ता ज्यादा मांग करेगा उस वस्तु की। ठीक है, फिर से एक बार समझ लीजिए, अगर बाकी फैक्टर्स स्थिर रहें, ठीक है, यानी उनमें कोई चेंजेस ना हो, रिलेटिव गुड्स की प्राइस में चेंज ना हो, उपभोक्ता की आय में, रुचि में, प्राथमिकता में, ठीक है, मौसम, बाढ़, ज्वालामुखी जैसी प्राकृतिक आपदाओं में किसी भी तरह का कोई चेंजेस ना हो, सब कुछ नॉर्मल है, तो वस्तु की कीमत बढ़ने पे, वही चीज बोल रहा है अन्य बातें समान रहने पे, तो ये अदर फैक्टर्स के लिए बोल रहा है
कि अन्य बातें समान रहने पर अगर किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी तो उसकी मांग की मात्रा घटेगी, और कीमत अगर घटेगी, कमी होगी कीमत में, तो उसकी मांग की मात्रा बढ़ेगी, यानी उपभोक्ता ज्यादा डिमांड करेगा। तो ये है मांग का नियम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और आप देख रहे हैं कि अगर कीमत बढ़ रही है तो मांग घट रही है, और कीमत घटने पर मांग बढ़ रही है, तो इसके बीच में ऋणात्मक संबंध है, यानी कि नेगेटिव रिलेशन है। मतलब आप कह सकते हो एक तरीके से विपरीत संबंध है इनके बीच में, ठीक है ना। मांग अनुसूची क्या होती है? देखिए, जो टेबल हम बनाते हैं कि अलग अलग कीमतों पे क्या क्या डिमांड की जा रही है, ठीक है, मतलब 1 रुपए कीमत पे उपभोक्ता उसके 4 या 5 यूनिट मांगता है किसी वस्तु की, 2 रुपए कीमत पे 3 यूनिट मांगता है, 3 रुपए कीमत पे 2 यूनिट मांगता है। तो ये जो ऋणात्मक संबंध वाला जो टेबल बनता है, अनुसूची बनती है, टेबल तालिका बनती है, इसी को हम मांग अनुसूची कहते हैं। तो मांग अनुसूची वह तालिका है जो विभिन्न कीमत स्तरों पर एक वस्तु की मांग की मात्राओं को दर्शाती है, अलग अलग कीमतों पर अलग अलग मांग की मात्राओं को दिखाती है। मांग वक्र क्या है? मांग की जो तालिका अनुसूची हम बनाते हैं, इस तालिका के अनुसूची का रेखा चित्रणीय प्रस्तुतिकरण, यानी जब हम इसको ग्राफिकली या आप कह सकते हो कि पिक्चोरियल तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, अलग अलग कीमतों पे अलग अलग मांग के लेवल को दिखाते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? मांग वक्र कहते हैं। अर्थात मांग वक्र कीमत के विभिन्न स्तरों पर मांग की मात्राओं को, ठीक है, मांग की मात्राओं को दर्शाने वाला वक्र है। फिर से एक बार पढ़ लीजिए कि मांग तालिका का रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण मांग वक्र कहलाता है, ठीक है। रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मांग वक्र कहलाता है, ठीक है। मांग तालिका यानी कि डिमांड टेबल जो होती है उसका रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण, यानी कि रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण का मतलब कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो मांग वक्र कहलाता है। अर्थात मांग वक्र कीमत के विभिन्न स्तरों पर मांग की मात्राओं को दिखाने वाला वक्र है, यानी कर्व है। ये ऋणात्मक ढाल वाला होता है। ऋणात्मक ढाल वाला मतलब है बाएं से दाएं, नीचे की ओर ढालू, जैसे ये बना हुआ है। ऋणात्मक ढाल वाला होता है जो वस्तु की कीमत और उसकी मांग की मात्राओं में विपरीत संबंध को दिखाता है। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि कीमत बढ़ने में मांग घटती है और कीमत घटने में मांग बढ़ती है, तो ऋणात्मक संबंध होता है इसमें। ऋणात्मक मतलब कि नेगेटिवली स्लोप्ड होता है, कम आप कह सकते हो कि अपोजिट रिलेशन होता है। अगर वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो मांग घटेगी, और कीमत घटेगी तो मांग बढ़ेगी। मांग वक्र और उसका ढाल, मांग वक्र का ढाल, ठीक है, मांग वक्र एवं उसका ढाल। मांग वक्र का ढाल कैसे निकालते हैं? कीमत में परिवर्तन अपन में मांगी गई मात्रा में परिवर्तन, ये फॉर्मूला है, ठीक है, कि मांग वक्र का ढाल यानी स्लोप कैसे निकालेंगे, डिमांड कर्व का स्लोप कैसे फाइंड करेंगे। तो उसके लिए फॉर्मूला कीमत में परिवर्तन अपन में मांगी गई मात्रा में परिवर्तन, और इसी को आप कह सकते हो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी एक तरीके से, ठीक है। तो मांग वक्र का ढाल होता है डेल्टा पी, यानी प्राइस में चेंजेस। ये जो ट्रायंगल की तरह बना हुआ है इसको डेल्टा बोलते हैं, इसका मतलब होता है चेंज। तो प्राइस में जो चेंजेस हुए हैं अपॉन में क्वांटिटी में जो चेंजेस हुए हैं, उससे हम मांग का ढाल यानी कि स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व फाइंड कर सकते हैं। कीमत में परिवर्तन अपॉन में मांगी गई मात्रा में परिवर्तन से हम स्लोप यानी कि ढलान प्राप्त कर सकते हैं मांग वक्र का। अब मांग में परिवर्तन क्या होता है? अब आपने नोट किया होगा एक चीज कि ये था मांग की मात्रा में परिवर्तन, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूं, ये था मांग की मात्रा में परिवर्तन, ठीक है। ये रहा मात्रा, मांग की मात्रा। तो मांग की मात्रा में परिवर्तन जो आती है, ठीक है, यहाँ पर लिखा भी होगा कहीं कि मांग की मात्राओं में परिवर्तन होता है, ठीक है। तो मांग की मात्रा में परिवर्तन तो जहां तक कीमत के कारण होता है, मांग की मात्रा में जो परिवर्तन होता है वो कीमत के कारण होता है, यानी क्वांटिटी ऑफ डिमांड में जो चेंजेस होते हैं वो प्राइस के कारण होते हैं। लेकिन मांग में परिवर्तन यानी डिमांड में जो चेंजेस होते हैं, जिसके फलस्वरूप कर्व आपका राइट साइड में शिफ्ट हो जाता है या फिर लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, ऊपर खिसक जाता है या नीचे खिसक जाता है, ये जो होता है मांग की कीमत के अलावा, मतलब जो वस्तु की कीमत होती है, प्राइस फैक्टर, इस प्राइस की इस वाले फैक्टर को छोड़ के बाकी जितने भी फैक्टर उपभोक्ता की रुचि, प्राथमिकता और रिलेटिव गुड्स की प्राइसेस वगैरह, इन सब के कारण जो चेंजेस होते हैं, इसके कारण केवल वक्र पे ढलान नहीं होता, ऊपर नीचे नहीं खिसकता वक्र पे, ठीक है, यानी संकुचन और विस्तार नहीं होता, सीधे सीधे वक्र ही बाईं तरफ या दाईं तरफ खिसक जाता है। तो मांग वक्र उसका ढलान तो हमने पढ़ लिया है, अब हम पढ़ेंगे मांग वक्र में परिवर्तन। तो परिवर्तन किन कारणों से होता है? कीमत के समान रहने पर। अभी बार बार बोला कि इसमें कीमत में चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है, कीमत में, प्राइस में चेंजेस नहीं होंगे, बल्कि किसी अन्य कारक में परिवर्तन होने से जब वस्तु की मांग घट या बढ़ जाती है, ठीक है। यानी कि कीमत में परिवर्तन होने के कारण तो आपका मांग की मात्रा में परिवर्तन होता है, यानी उसी वक्र पे कीमत में अगर चेंजेस होंगे तो उसी वक्र में मांग ऊपर या नीचे खिसकेगी। जैसे ऊपर चली जाएगी तो आप देखिए इसके ठीक सामने मांग वक्र, अगर यहाँ पर मान लो टॉप मोस्ट पॉइंट पे आप हो तो इसका मतलब डिमांड कर्व है, कम है, और नीचे अगर आप खिसक आ रहे तो इस पॉइंट पे तो देखिए डिमांड थोड़ी बढ़ गई, इस पॉइंट पर डिमांड इतनी थी, क्वांटिटी 1 इतनी थी, और इस पॉइंट पर डिमांड थोड़ी ज्यादा हो गई थी, ठीक है, देख रहे हैं आप, क्वांटिटी 2 में डिमांड ज्यादा है। तो ये कीमत के कारण होता है, इसी वक्र पे खिसकाओ ऊपर नीचे, ठीक है। इसको हम बोलते हैं विस्तार और संकुचन। जब मांग बढ़ती है उसी वक्र पे खिसकने के कारण, उसी वक्र पे नीचे की ओर खिसकाव होता है और मांग बढ़ जाती है, मांग की मात्रा बढ़ जाती है, तो इसको बोलते हैं विस्तार यानी कि एक्सपेंशन। और जब ऊपर खिसक जाता है डिमांड कर्व में, वैल्यू ऊपर की तरफ चली जाती है, जिससे डिमांड कम हो जाती है, क्वांटिटी कम हो जाती है, तो इसको बोलते हैं मांग वक्र में संकुचन। और ये किसके कारण होते हैं? ये दोनों किस फैक्टर के कारण होता है? कीमत के कारण। इस पे कर्व में ही ऊपर नीचे खिसकाव होता है जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है।
लेकिन जब मांग में परिवर्तन होता है, डिमांड में चेंजेस आते हैं, तो ये पूरा वक्र ही राइट साइड में या लेफ्ट साइड में खिसक जाता है। राइट साइड में तब खिसकता है जब वस्तु के आप कह सकते हो मांग की मात्रा बढ़ जाती है, और बाईं तरफ तब खिसकता है जब वस्तु की मांग की मात्रा कम हो जाती है। ठीक है, मतलब मांग की मात्रा कम हो जाती है मतलब मांग में कमी आ जाती है, और मांग में जो कमी आती है वो अदर फैक्टर्स के कारण आती है, जबकि मांग की मात्रा में जो परिवर्तन आता है, कमी या वृद्धि होती है, विस्तार और संकुचन होता है, वो कीमत के कारण होता है। देखिए इसी कर्व पे जब ऊपर नीचे आप कह सकते हैं खिसकाव होता है, ठीक है, तो ये वस्तु की कीमत के कारण होता है, और इसको मांग की मात्रा में परिवर्तन बोलते हैं। ठीक है, डिमांड चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, लेकिन अगर मांग में ही परिवर्तन हो जाए, जैसे बोला है मांग में परिवर्तन, तो ये होता है प्राइस के अलावा अदर जो फैक्टर होते हैं, जैसे रिलेटिव गुड्स की प्राइसेस में चेंजेस, उपभोक्ता की रुचि, प्राथमिकता, इनके कारण वक्र ही सीधे दाएं या बाएं तरफ खिसक जाता है। दाएं तरफ खिसकना मांग में परिवर्तन के अकॉर्डिंग बढ़ोतरी को दिखाता है, और बाईं तरफ खिसकना मांग में कमी को दिखाता है, और ये प्राइस के अलावा अदर फैक्टर्स के थ्रू होते हैं। तो बोला मांग में परिवर्तन का मतलब है कीमत के समान रहने पर कीमत में कोई बदलाव नहीं होगा, उसके अलावा अन्य कारकों में परिवर्तन होने से जब वस्तु की मांग घट या बढ़ जाती है तो उसको मांग में परिवर्तन बोलते हैं। ठीक है, मांग की मात्रा में परिवर्तन, जब वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन कारण, देखिए ध्यान से बोल भी रही है कि यहाँ पर कीमत समान रहती है, मांग में परिवर्तन का तो कीमत समान रहती है, इनमें किसी भी कारक में परिवर्तन आता है जो अदर फैक्टर होते हैं मांग की कीमत के अलावा, कीमत में समान रहने, कीमत समान रहती है और अन्य कारकों में परिवर्तन होने से जब वस्तु की मांग घट या बढ़ जाती है तो उसको मांग में परिवर्तन बोलते हैं। जबकि मांग की मात्रा में परिवर्तन की अगर हम बात करें, ठीक है, मांग की मात्रा में परिवर्तन की बात करें तो वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन के कारण वस्तु की मांग में जब परिवर्तन होगा तो अन्य कारक समान रहेंगे। ठीक है, वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन होता है और इसके फलस्वरूप वक्र पे ही क्या होता है, ऊपर नीचे खिसका होता है, ये वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है। लेकिन अगर कीमत में परिवर्तन ना होने पर अन्य कारकों में परिवर्तन तो वक्र ही सीधे दाएं या बाएं और खिसक जाता है, जिसको हम मांग में परिवर्तन बोलते हैं, यानी कि चेंज इन डिमांड बोलते हैं। जबकि क्वांटिटी ऑफ इन चेंज ऑफ डिमांड, ठीक है, वो कीमत के कारण होता है, वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण वस्तु की मांग में परिवर्तन होता है, जबकि अन्य कारक समान रहते हैं। अन्य कारक कौन कौन से हैं मांग को निर्धारित करने वाले? तो अन्य कारकों में आप सबसे पहले देखेंगे मांग के निर्धारित कारकों में यानी फैक्टर जो इफेक्ट करते हैं मांग को, डिमांड को, पहला वस्तु की कीमत, और इसके कारण उसी वक्र पे ऊपर नीचे संचलन होता है जिसको हम संकुचन और विस्तार बोलते हैं। ठीक है, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। जबकि आप अदर फैक्टर्स की बात करें जो कि मांग को निर्धारित करने अन्य कारकों में, अन्य कारक जो है आपके उपभोक्ता की आय है, इनकी कंज्यूमर की इनकम, संबंधित वस्तुओं की कीमत यानी कि प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स हो गया, उपभोक्ता की रुचि और प्राथमिकता हो गया, कंज्यूमर का इंटरेस्ट हो गया, भविष्य में कीमतों में परिवर्तन की संभावना यानी कोई मुसीबत आने वाली है तो उसकी वजह से प्राइस बढ़ जाए घट जाए, तो ये सारी चीजों की वजह से भी मांग घटती है बढ़ती है। तो इनके कारण, इन बाकी के चार कारकों के कारण अगर परिवर्तन आ रहा है तो उसको मांग में परिवर्तन बोलेंगे, मांग में परिवर्तन इन बाकी चार कारकों के कारण। लेकिन इसके अलावा ये जो पहला कारक है यानी पहला फैक्टर जिसकी वजह से वस्तु की कीमत जो है उसकी वजह से अगर डिमांड में चेंजेस आ रहे हैं तो उसको वस्तु की मात्रा में, मांग की मात्रा में परिवर्तन बोलते हैं उसको, और उसको उसी उसके फलस्वरूप उसी वक्र पे, इस वाले प्राइस में चेंजेस के कारण उसी वक्र पे ऊपर नीचे संकुचन या विस्तार होता है, जिसको एक मिला के हम संचलन बोलते हैं। विस्तार और संकुचन को टुगेदर एक साथ मिला के संचलन बोलते हैं, उसी वक्र पे ऊपर नीचे संचलन होता है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, इसी वक्र पे ऊपर नीचे जो खिसकाव होता है इसको संचलन बोलते हैं, उसी वक्र पे ऊपर नीचे जब पोजीशन चेंज होती है तो उसको संचलन बोलते हैं एक साथ मिला के, और संकुचन और विस्तार बोलते हैं अलग अलग। जैसे संकुचन से नीचे आएगा, सॉरी संकुचन में मांग कम होगी तो ऊपर जाएगा खिसका होगा, नीचे आएगा तो विस्तार होगा, और इसको एक साथ मिला के संकुचन और विस्तार को संचलन बोलते हैं। ठीक है, और इससे ये किस कारण होता है, प्राइस में चेंजेस के कारण होता है। जबकि अगर वक्र ही दाएं और बाएं और खिसक जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं, चेंज इन डिमांड, और ये किसके कारण होता है, इन बाकी फैक्टर्स के कारण। तो मैंने बहुत एनर्जी लगा दी इसके पीछे, अब आपको आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर डिटेल में देखें, मांग में परिवर्तन, मांग में परिवर्तन दो तरीके से हो सकते हैं, एक तो मांगी गई मात्रा में परिवर्तन, मांगे ना मात्रा में परिवर्तन यानी कि क्वांटिटी में चेंजेस, और दूसरा है मांग वक्र पर संचलन या मांग में परिवर्तन या मांग वक्र का खिसकाव। तो ध्यान से देखेंगे दो चीजें हो रही है यहाँ पर, मैंने जो इतना समझाया आपको गला फाड़ फाड़ के वो यही चीज थी। मांग में विस्तार और संकुचन बोलते हैं, संकुचन के फलस्वरूप वक्र ऊपर की ओर खिसक रहा है, देख रहे हैं आप, वक्र में पोजीशन यहाँ से यहाँ चली गई तो आपकी क्वांटिटी फर्स्ट जो है वो कम हो गई, क्वांटिटी से क्यू से कम हो गया Q1। ठीक है, तो ये कब होता है, जब आपका मांग आपकी कम हो जाती है, लेकिन किस कारण से, वस्तु की कीमत के कारण से, ये कीमतों के कारण होता है। और मांग में विस्तार मतलब वक्र जो है इधर से नीचे खिसक आया, क्वांटिटी बढ़ गई, Q1 जो है वो Q से ज्यादा हो गया, तो मांग वक्र पर नीचे की ओर संचलन होता है, और इसमें मांग वक्र में ऊपर की ओर संचलन होता है, जिसको हम संकुचन बोलते हैं, इसको हम विस्तार बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों कीमतों के कारण होते हैं। जबकि वक्र जब बाईं ओर या दाईं ओर, यहाँ पर राइट साइड में खिसक रहा है, जो कि मांग वक्र में दाईं ओर खिसकाव क्या दिखा रहा है कि वस्तु की डिमांड बढ़ गई है, और बाईं ओर खिसकना क्या दिखाता है, जो कि D1 जो कर्व है ये क्या दिखा रहा है, ये वस्तु की मांग में कमी आ गई है।
अब आप ध्यान से देखिए फैक्टर्स, इसका कारण क्या है? वस्तु की कीमत में कमी के कारण। इसका रीजन क्या है? वस्तु की कीमत में वृद्धि के कारण। वृद्धि हुई तो डिमांड कम हो गई, और यहाँ पर कीमत में कमी आई तो डिमांड बढ़ गई, ठीक है। लेकिन ये कीमतों के कारण ये दोनों फैक्टर हैं, जिस पे उसी वक्र पे ऊपर नीचे संचलन हो रहा है। और ये वाला जो है वस्तु में मांग में वृद्धि और कमी, तो ये किस कारण से है? कि राइट साइड में खिसक गया, ठीक है, राइट साइड में खिसक गया। इसमें क्या हो सकता है? उपभोक्ता की आय बढ़ गई हो, रुचि बढ़ गई हो, प्राथमिकता बढ़ गई हो, ठीक है ना। तो ये सारे रीजन है। बाकी यहाँ डिटेल में दिए हैं पूरक वस्तु की कीमत में कमी इत्यादि, जिसके वजह से वक्र दाईं ओर खिसक गया और ये मांग में वृद्धि को दिखा रहा है। और सेम इसी तरीके से जब इन चीजों में कमी आ जाएगी, जैसे उपभोक्ता की रुचि प्राथमिकता में कमी हो जाए, वस्तु की उपभोक्ता की आय कम हो जाए, तो बाईं ओर खिसक जाएगा, जो कि मांग में कमी दिखा रहा है। बट ये अदर फैक्टर्स के कारण है, ऑन द अदर हैंड, मतलब प्राइस के अलावा बाकी फैक्टर्स के कारण ये सारी चीजें होती खिसकाव होता है, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा एक बार, इसको हम क्या बोलते हैं? मांग में कमी या मांग में वृद्धि। जबकि इसको मांग की मात्रा में कमी या वृद्धि बोला जाता है, लिखा ना, मांगी गई मात्रा में कमी या वृद्धि। तो इसको संकुचन और इसको विस्तार, इसको वृद्धि और कमी। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार घुमा फिरा के यही क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ठीक है। अब आ गया मांग की कीमत लोच, यानी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो मांग की कीमत लोच कीमत में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप मांग की मात्रा में होने वाले प्रतिक्रियात्मक प्रतिशत परिवर्तन को संख्यात्मक रूप में मापती है। कहने का मतलब है कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप वस्तु की मांग की मात्रा में कितना परिवर्तन आ रहा है, इस चीज को नापती है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की कीमत लोच। फिर से एक बार समझा देता हूं इंग्लिश में भी थोड़ा सा। जब आप ये समझिए, जब प्राइस चेंजेस होने से, प्राइस में चेंजेस होने से वस्तु की क्वांटिटी में भी, डिमांड में भी चेंजेस आ जाते हैं, तो कितना प्राइस में कितना चेंजेस होने के कारण वस्तु की मतलब प्राइस में कितना चेंजेस होने के कारण से डिमांड में कितने चेंजेस आ रहे हैं, उस चीज को नापने को ही प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या मांग की कीमत लोच बोलते हैं। साफ बोला ना, मांग की कीमत लोच क्या होता है? कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के फलस्वरूप, यानी कितना परसेंट चेंजेस हुए वस्तु की प्राइस में, उसके अकॉर्डिंग कितना परसेंट चेंज हुए वस्तु की डिमांड में, क्वांटिटी में, ठीक है। इसको मापता है मांग की कीमत लोच, यानी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और ये इसकी कई सारी विधियां हैं, कई सारे मेथड इसके। पहला प्रतिशत विधि, ठीक है, प्रतिशत या अनुपातिक विधि, ठीक है। और ये इसका फॉर्मूला भी दे रखा है, बट मैं इसको आपको थोड़ा सा रुक के न्यूमेरिकल्स के टॉप पे समझाऊंगा, तो न्यूमेरिकल्स हमें फिलहाल नहीं करना है। तो प्रतिशत विधि में ये है, मांग में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन में कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, ये फॉर्मूला है, ठीक है। मांग में कितने चेंजेस हुआ अपॉन में कीमत में कितना चेंजेस हुआ, वो आप नाप लो, ठीक है। ईडी बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को, तो मांग की कीमत लो जिसको बोलते हैं। तो मांग में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन में कीमत में प्रतिशत परिवर्तन अगर आप रख देते हैं, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपकी निकल जाएगी, और आपको बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर हम बात करते हैं, ये कुछ फिगर दे रखे हैं, पूर्णतः लोचदार, पूर्णतः बेलोचदार, ठीक है। लोचदार का मतलब होता है फुल्ली इलास्टिक, ठीक है, मतलब कि जरा से कीमत में परिवर्तन आई और प्राइस बहुत ज्यादा बदल गया, ठीक है। और पूर्णतः बेलोचदार का मतलब होगा कि प्राइस में कितना भी चेंजेस आ रहा है और डिमांड में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो ऐसा कब होता है, आप समझने की कोशिश कीजिए। कोई भी चीज पूर्णतः लोचदार तब होगी जब उसकी कोई जरूरत नहीं है, जरा सा कीमत में चेंज आया, उसकी डिमांड बिल्कुल ही घट गई, मतलब कीमत आपकी बढ़ी और डिमांड घट गई। लेकिन पूर्णतः बेलोचदार का ऐसी चीजों पे होता है जो जरूरत की वस्तुएं होती हैं, या जो नशीले पदार्थ वगैरह हैं, जिन पे आप मैं कह सकते हो, या फिर जो भौतिक एक कह सकते हैं आप स्टेटस का सिंबल होते हैं। जैसे आईफोन हो गया, आईफोन कितना भी महंगा हो जाता है लोग तब भी परचेज करते हैं। हीरा हो गया, डायमंड कितना भी महंगा होगा लोग उसको परचेज करेंगे, यानी कीमत में कितना भी परिवर्तन आए लेकिन डिमांड में कमी नहीं आएगी। तो ये पूर्णतः बेरोजगार हो गया, फुल्ली डिसइलास्टिक हो गया, ठीक है। तो मांग की कीमत लोच को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन थे? वस्तु की प्रकृति हो गई, वस्तु किस तरह की चीज है, मैंने अभी आपको बताया, अगर वो बहुत ही नीडी गुड्स है, बहुत ही जरूरत वाली वस्तु है, तो वो बिल्कुल भी परिवर्तन उसकी कीमत में, डिमांड में नहीं आएगा। उपभोक्ता की आय हो गई, निकटतम स्थानापन्न वस्तु का उपलब्ध होना है। किसी वस्तु का अगर निकटतम स्थानापन्न यानी उसका सब्स्टिट्यूशन गुड्स उपलब्ध ही नहीं है, उसके अलावा कुछ लेने का ऑप्शन ही नहीं है, तो लोग उसको खरीदेंगे ही खरीदेंगे, तो उसकी जो लोचता है, यानी कि आप कह सकते हो इलास्टिसिटी, वो बहुत कम होगी। उपभोग के स्थगन की संभावना, जब आप उसके उपभोग को रोक सकते हो, अगर आपको पता है कुछ दिन तक आप चीनी नहीं खा सकते, तो आप उसको नहीं खरीदोगे, ठीक है ना। वस्तु पर व्यय होने वाले आय का भाग, यानी वस्तु पर कितना खर्चा हो रहा है, कितना परसेंट आप अपनी इनकम खर्च करो, ये भी मैटर करता है। वस्तु के विविध प्रयोग, ठीक है, यानी वस्तु के आप कितने तरह के उपयोग कर रहे हो, ये भी डिपेंड करता है। तो ये सारी चीजें हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलते हैं थोड़ा सा और आगे, ठीक है। और यहाँ पर आई होप आपका चैप्टर खत्म हो चुका है, क्योंकि यहाँ से आप देख पा रहे हैं न्यूमेरिकल से स्टार्ट हो गए हैं, मतलब बहुविकल्पीय प्रश्न यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। तो थोड़ा सा मैं इन पॉइंट्स को थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूँ, मांग की कीमत लोच को प्रभावित करने वाले कारकों को, यानी फैक्टर्स को, ठीक है, कि कौन सा फैक्टर किस तरीके से इफेक्ट डालता है। जैसे वस्तु की प्रकृति है, लेट करो आप प्रकृति की बात करते हैं, प्रकृति यानी उसका नेचर। अगर वस्तु आप मान कीजिए बहुत ज्यादा डिमांडिंग है, फॉर एग्जाम्पल दिया सलाई की बात कर लेते हैं, जो कि माचिस जो है जलाने के लिए चाहिए, तो नमक जो है खाने के लिए चाहिए, तो इसकी प्राइस कितनी भी बढ़ जाए लोग उसको खरीदना बंद नहीं करेंगे। तो इसका जो
आप कह सकते हो लोचशीलता है, जो इसकी इलास्टिसिटी है वो बिल्कुल कम होगी, बेरोजगार होगी, वस्तु खरीदेंगे ही खरीदेंगे। ठीक, उपभोक्ता की आय की बात कर लेता हूँ। उपभोक्ता की आय अगर कम हो रही है तो आप कह सकते हैं कि चीज़ों को वो कम खरीदेगा, तो लोचशीलता ज़्यादा होगी। निकटतम स्थानापन्न वस्तु की उपलब्धता, अगर किसी वस्तु का निकटतम स्थानापन्न सब्स्टिट्यूशन गुड्स उपलब्ध है तो लोग जो है जैसे ही कीमत बढ़ेगी लोग उसको खरीदना स्टार्ट कर देंगे, तो वस्तु की डिमांड एकदम से कम हो जाएगी, तो वो वस्तु बहुत ज़्यादा लोचशील होगी। ठीक है, यानी कि इलास्टिसिटी उसकी ज़्यादा होगी। उपयोग के स्थगन की संभावना, अगर हम कुछ दिन तक अपना खर्चा रोक सकते हैं उस वस्तु पे तो हम उसको नहीं खरीदेंगे, तो भी उसकी डिमांड में कमी आएगी। ठीक है, कीमत बढ़ने पर। वस्तु पर व्यय होने वाले आय का भाग, ठीक है, वस्तु पे आप कितना % गुड्स खर्च करते हैं ये भी इफेक्ट करते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में खर्च करते हो तो उसकी लोचशीलता बहुत ज़्यादा होगी, और अगर बहुत ज़्यादा कम नहीं खर्च करते हो, बिल्कुल कम खर्च करते हो, तो उसकी लोचशीलता बहुत कम होगी। जैसे कि दिया सलाई पे हम बहुत कम अमाउंट में पैसा खर्च करते हैं, तो उसकी कीमत कितनी भी बढ़ जाए, ठीक है, लोग कहते हैं यार 50 पैसे की तो मिल रही है, 1 रुपए की तो मिल रही है, तो लोग कम नहीं खरीदते, उसको जितनी जरूरत होती है उतना खरीद लेते हैं, बहुत निग्लिजिबल प्राइस है उसकी, इसलिए लोग उस पर खरीद लेते हैं। वस्तु के विविध प्रयोग, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अब जो चीज जितनी ज्यादा लोचदार होगी, समझने की कोशिश कीजिए, नीचे नीचे हुआ है जो लोचतील, उसका मतलब है कि कीमत तो उतनी रहेगी बट प्राइस घटती बढ़ती रहेगी। मतलब कीमत उतनी है, आप देखिए यहाँ पे कीमत है, यहाँ पे मात्रा है, तो कीमत यहाँ पर देखना सीधे स्ट्रेट है, कीमत उतनी है लेकिन उसकी डिमांड जो घट बढ़ रही है। और पूर्णता बेरोजगार मतलब कीमत कितनी भी बदले बट प्राइस उसकी जो डिमांड है वो घटेगी बढ़ेगी, डिमांड लोग करेंगे करेंगे। तो डिमांड बेरोजगार तभी होती है वस्तु, डिमांड उसकी तभी हमेशा बनी रहती है जब या तो वो बहुत जरूरत की वस्तु है, या फिर वो आप कह सकते हो कि स्टेटस सिंबल है, दिखाने के लिए, शो ऑफ करने के लिए है, या फिर वो चीज़ ऐसी कोई नशीली पदार्थ है जिसके बिना ग्राहक कंज्यूमर रह नहीं सकता है। तो आई होप आपको बहुत हद तक समझाने की कोशिश की है, आपको ये चैप्टर पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा, और इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो चुका है। तो इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह हम अगली क्लासेस में कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे।